हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की चयन की प्रक्रिया, उनकी शक्तियां, उनके कार्य और अन्य उनमें विशेष शक्तियां कौन से प्राप्त हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब हम बात करेंगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा, यानी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1900 कब हुआ था, 1992 में। इसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब इनकी चुनाव किस माध्यम से होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणी मत प्रणाली अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 54 और 55 में किया गया है। अब आप ये बात करेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली क्या है और एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है। इस पर हम अलग से वीडियो बनाकर इसमें एक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक यही कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति की कौन कौन सी हैं कि सभी कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं, यानी जितने भी कार्यकारी आदेश होते हैं किसके नाम से जारी किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। अब और अन्य संवैधानिक नियुक्तियां भी भारत का राष्ट्रपति करता है, जिसमें राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य प्रमुख पदों पर भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विशेष शक्ति है, इसे एक विशेष शक्ति है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, जो आर्टिकल 123 यानी 123 के द्वारा इसे प्राप्त है। जब कोई सदन सत्र नहीं चल रहा होता, यानी सत्र नहीं चल रहा होता, उसमें कोई विशेष कानून या कोई कार्य करना होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति एक अध्यादेश लाता है, जिसका वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव होता है। अब हम बात करेंगे कि उसकी विधायी शक्तियाँ क्या हैं, किसकी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाना हो, उसे स्थगित करना हो, स्थगित करने का तात्पर्य सदन को सत्रावसान करना हो, और उसे भंग करना हो प्रधानमंत्री के सलाह पे। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति देना, यानी कोई कानून, कोई विधेयक वो लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन जब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं प्राप्त होती तब तक वो कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयकों पर सहमति लेना अनिवार्य है, यानी राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है। किन विधेयकों पर, वित्तीय विधेयकों पर। अब हम बात करेंगे कि संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार, कोई कानून है जिस पर अगर संयुक्त सत्र बुलाया जाना आवश्यक है, जो पारित नहीं हो पा रहा है, ये सामान्य कानूनों के लिए होता है, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। संवैधानिक संशोधन के लिए संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता, संवैधानिक संशोधन के लिए संयुक्त सत्र नहीं। ये सामान्य विधेयकों के लिए आर्टिकल 108 यानी 108 में संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। अब हम बात करेंगे कि उसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं और सैन्य शक्तियाँ क्या हैं, किसकी, राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में वो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन, राष्ट्रपति भारतीय सेना का, नौसेना का, वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 72 में दिया गया, हाँ यहाँ पर दिया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का वर्णन है, जिसमें वो क्षमादान की शक्ति, दंड को कम करने की शक्ति, निलंबन की शक्ति और अन्य राहत प्रदान करने की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। अब याद रखिएगा कि क्षमादान की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, जिसमें क्षमादान की शक्ति है, दंड को कम करने की शक्ति है, निलंबन की शक्ति है
और अन्य राहत प्रदान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखना चाहिए, हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है, आर्टिकल 356, अभी ये मणिपुर में लगाया गया है हाल ही में। इसमें ये होता है कि कोई राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जा रही है, कानून का सुचारू रूप से उस राज्य में संचालन नहीं हो रहा है या सरकार का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए, जो उसे संविधान द्वारा प्राप्त है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है और उसका संचालन कार्य का देखभाल। ये जम्मू कश्मीर में भी लगा था। अब हम बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल। हमारा सौभाग्य है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, इसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया, यानी वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अब हम बात करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो ये एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी संविधान के अनुरूप जो उनका कार्य उनको सौंपा गया है, अगर उसका सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं राष्ट्रपति, तो उनको भी हटाने का एक प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया क्या है कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, दोनों में महाभियोग के प्रस्ताव को संसद में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 का समर्थन आवश्यक होता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, यानी सदन का, चाहे लोकसभा का सदन हो चाहे राज्यसभा के सदन हो, उनमें 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है महाभियोग के प्रस्ताव की पारित करने के लिए। अगर एक सदन ने पारित किया फिर वो दूसरे सदन को प्रेषित कर देता है और यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित, आपको याद रखना चाहिए, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति के, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, इस तरीके से दिया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन क्या है, सॉरी माफ करिएगा, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। एक और अन्य मुख्य अनुच्छेद ये है कि अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जिसमें मुख्यतः क्षमादान और अन्य की शक्तियाँ जो हैं, अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया। और अध्यादेश की शक्ति, बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 123 में है, जिसका राष्ट्रपति प्रयोग करता है। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आगे किसी और अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।